सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी चल रही थी उसका आज अपना लास्ट एंड फाइनल तीसरा अपना लेक्चर रहने वाला है, जिसके अंदर ये चैप्टर भी आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप सबको पता है अपन ने साइंस बेज स्टार्ट कर रखा है जिसमें अपन ने बायोलॉजी ली थी। बायोलॉजी में जूलॉजी बोटनी आ जाती है, जूलॉजी को कवर कर चुके हैं। जो आपकी बोटनी है, इस बोटनी के अंदर भी अब सिर्फ आपके दो चैप्टर और बचे हैं, उनको भी जल्द से जल्द अपन क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। एक तो आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड बच गया एंड एक आपका जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये वाला चैप्टर बच गया है। ओनली दो चैप्टर बचे हैं और ये दो चैप्टर में जो आपका एनवायरमेंट वाला है ये तो सबसे इजी रह जाता है एंड थोड़ा सा जो आपका हार्ड पड़ता है वो आपका आ जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला, है ना, प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसका। तो उसको अपन थोड़ा सा उसके बाद में मतलब अपन ये जो मतलब जैसे ही अपना बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में जो आपका एनवायरमेंट वाला चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में अपन उसको करके 2 से 3 दिन में कंप्लीट आपकी बोटनी भी क्या कर देंगे, अपन कवर कर देंगे। तो चलिए फिर बायोटेक्नोलॉजी के जो बचे हुए टॉपिक है उनको अपन देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंदर अपन ने जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी में जो आपकी टेक्निक्स थी उन टेक्निक्स को देख लिया था। इससे पहले अपन ने बायोटेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन वगैरह है वो सारी की सारी चीजें अपन ने देख ली थी। आज अपन इस लेक्चर के अंदर जो आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं ये एक्चुअल के अंदर क्या होते हैं इनको पढ़ेंगे। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके सामने सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां आपको 2 चैनल देखने को मिलेंगे, उस पर जैसे ही आप टैप करोगे। ये तो अपना मेन चैनल है, इसके अलावा एक चैनल और है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला चैनल है इसके ऊपर आने वाले टाइम में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की क्लासेस रहेगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ में जो अभी आपकी लैब असिस्टेंट की तैयारी चल रही है इसकी जो मैराथन क्लास रहेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास रहेगी, वो अब से अब आपको उस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इससे पहले ट्रांसजेनिक जो आपके प्लांट्स थे उन प्लांट्स को अपन ने देख लिया था। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, देखिए नाम से पता चल रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब ऐसे एनिमल जिनके डीएनए के अंदर बाहर से कोई जीन, बोले तो जो फोरिजन जीन होता है या बोले तो बाहरी जो जीन होता है उसको यदि उसके अंदर डाल दिया जाए। अब यदि सीधी सी बात है कि किसी कोई भी एनिमल्स था उसमें यदि अपन ने फोरिजन डील या ना बाहर से आया हुआ कोई जीन उसमें डाल दिया है तो सीधी सी बात है उसका जो जीनोम रहेगा वो जीनोम में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जो आपका एनिमल है वो एनिमल्स उससे बनेगा या जो एनिमल होगा वो क्या कहलाएगा, अब आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाएगा। ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, अब देखिए आप सबको पता है कि इंसान सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट है वो किसके ऊपर करता है, चूहों के ऊपर करता है। इसलिए जो पहला ट्रांसजेनिक एनिमल है वो आपका कौन सा था, सुपर माउस था। कौन सा था, सुपर माउस था। अब देखिए एक्चुअल में किस चीज का पता लगाया गया। देखिए आप सबको पता है कि जो अपन ह्यूमंस की बात करें, अपने खुद की बात करें, तो अपनी जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है आपका ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन है, अब ये जो ग्रोथ हार्मोन के लिए बोले तो अपनी ग्रोथ के लिए सीधी सी बात है कोई ना कोई जीन भी मतलब वो रहेगा, उसमें कोई मतलब कोई भी जीन रहेगा उसका भी रोल रहेगा। अब वो जो जीन रहेगा उस जीन को क्या किया, ह्यूमन से क्या निकाला, बाहर निकाला। ह्यूमन से बाहर निकाल के उस जीन को किस में डाल दिया, चूहे के अंदर डाल दिया। अब चूहे था, चूहे की साइज क्या होगी, मतलब बहुत ज्यादा क्या होगी, बड़ी होगी। इसलिए उस चूहे को क्या नाम दे दिया, सुपर माउस नाम दे दिया गया। लेकिन लास्ट में जाके उस चूहे की फिर क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। मतलब जो सुपर माउस था, इस सुपर माउस में पूछ लिया जाए कौन सा जीन डाला गया है तो याद रखना ग्रोथ हार्मोन वाला जो जीन था उस जीन को इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। इसके साथ साथ में अब तक अपन ने बहुत सारे ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स है उन पे बना लिए हैं और काफी सारे एनिमल्स पे अपन ने एक्सपेरिमेंट किए हैं। कौन कौन से एनिमल्स अपन ने बना लिए हैं, फॉर एग्जांपल चूहा हो गया, सुअर हो गया, भेड़ हो गया, गाय हो गई, मछलियां हो गई, इन सब पे अपन ने एक्सपेरिमेंट कर रखा है। इनको अपन ने ट्रांसजेनिक एनिमल्स अपन ने बना रखे। अब यदि बात करें कि आज तक अपन ने जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए, हाँ, या बोले तो जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल अभी तक मौजूद है जो अपन लोगों ने बनाए हैं, उनमें से 95 से ज्यादा % है वो अपन ने सबसे ज्यादा चूहे ही बनाए हैं। बोले तो चूहों पे ही अपन ने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। तो इसके अंदर पहला तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, दूसरा आपका ये वाला इंपॉर्टेंट आ जाता है। इन दोनों को अच्छे से आप देख लीजिएगा।
चलिए फिर अब आगे पढ़ते हैं कि भाई जो ट्रांसजेनिक जीव अपन बनाते हैं, एनिमल्स बनाते हैं, एक्चुअल में उनका लाभ क्या होता है, उनका बेनिफिट क्या है। अपन ने बना तो लिया, ऐसे तो है नहीं कि टाइम पास करने के लिए बनाया है, मजे लेने के लिए बनाया है। तो अपन जो ट्रांसजेनिक जीव बनाते हैं, एनिमल्स बनाते हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या किया जाता है कि जो जीन होता है उनके अंदर, देखिए ह्यूमंस के अंदर मान लीजिए कोई जीन खराब हो गया है, कोई जीन का अपन को पता लगाना है कि एक्चुअल में ये जीन क्या काम कर रहा है, तो उस जीन को ह्यूमन से निकाल के किसी न किसी जीव के अंदर अपन डाल देंगे। और सबसे ज्यादा किस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, चूहों पे। अब चूहों पे डाल दिया, अब उस चूहे पे जो जीन अपन ने डाला है, या ना जो फोरिजन जीन अपन ने चूहे के अंदर डाला है, अब वो जीव किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से व्यवहार करता है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। तो पहला क्या आ गया कि जीन का जो कार्य की जो अध्ययन होता है, उस अध्ययन की स्टडी के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। इसके साथ साथ में जो रोग होते हैं, कुछ ऐसी डिजीज होती है, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए कि भाई जो दवाई अपन ने बनाई है या कुछ जो भी चीज अपन ने बनाया है वो एक्चुअल में कैसे काम करेगा, कैसे नहीं कर रहा है, उसके लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जरूरत पड़ती है। और इलाज की बात करें तो जो आपका अल्जाइमर हो गया और माइस्थेनिया जो ग्रेविस डिजीज होती है, इसके उपचार के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके द्वारा जो कैंसर होता है, उस कैंसर के अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल को अपन यूज करते हैं। और यहां पर कैंसर की स्टडी के लिए अपन किसका यूज करते हैं, चूहे का यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं। अब जो आपका चूहा है, उस चूहे को क्या बोलेंगे, ओन्कोजेनिक माउस के नाम से जाना जाएगा। तो ओन्कोजेनिक माउस कौन सा हो गया, ऐसा चूहा जिसपे अपन कैंसर की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उस चूहे को अब अपन यहां क्या बोलेंगे, ओन्कोजेनिक माउस के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बात करें तो जो आपके जैविक प्रोडक्ट होते हैं, यानी बायो जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके फॉर्मेशन के लिए भी अपन क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की यूज करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स अपन ने बना लिए, इंपॉर्टेंट उनका क्या है। यदि अपन सबसे पहले बात करें रोजी की, तो रोजी क्या थी, आपकी एक ट्रांसजेनिक क्या होती है, गाय होती है, काऊ होती है, जिसको कब बनाया गया था, 1997 के अंदर बनाया गया था। अब देखिए जो आपकी रोजी गाय है, इसको क्यों बनाया गया, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, तो इसको सीधी सी बात है विदेश के अंदर बनाया गया था। तो इसको बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जो विदेश के अंदर जो बच्चे होते हैं ना, देखिए विदेशों के अंदर क्या होता है कि कोई भी महिला है, कोई भी पुरुष है, ये दोनों शादी कर लेते हैं, उसके बाद में यहां पे क्या होता है, भाई बच्चे का भी जन्म हो गया। अब यहां पर ये चीज होगी, मान लीजिए ये जो पुरुष और इस महिला के आपस में बन नहीं रही है, ये दोनों चाहते हैं कि भाई हम क्या करना चाहे, डिवोर्स लेना चाहे, तो ये इजीली डिवोर्स ले सकते हैं। इंडिया के अंदर ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबी होती है, लेकिन विदेशों में ये इजीली है। तो अब ये वाला जो पुरुष था, ये किसी दूसरी महिला से शादी कर लेगा, ये महिला थी किसी और से कर लेगी, लेकिन अब जो इनका बच्चा था वो तो फंस गया ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस बच्चे को फिर अनाथ आश्रम के अंदर छोड़ दिया जाता है। वहां पर बहुत सारे केयर सेंटर होते हैं, उनमें छोड़ दिया जाता है। लेकिन वहां की खासियत यह है कि अब इन चारों लोगों से क्या लिया जाएगा, पैसे लिए जाएंगे इस बच्चे के इलाज के लिए। लेकिन अब सीधी सी बात है, मान लीजिए कोई के बच्चा हुआ है, उसने उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। अब उसको सीधी सी बात है कि जो भी बच्चा होता है उसको मां का दूध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें IgA एंटीबॉडी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अब भाई और सारी व्यवस्था तो कर लेंगे, उसको अच्छी पढ़ाई दे देंगे, अच्छा खाना दे देंगे, लेकिन मां का दूध कहां से लाएंगे। उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक क्या बनाई, गाय बनाई, और उसका नाम क्या दिया, मतलब ट्रांसजेनिक काऊ बनाई, उसका नाम क्या दे दिया, रोजी। अब जो दूध होता है, दूध में आप सबको पता है अल्फा लेक्टोग्लोबिन नामक क्या होता है, मतलब उसमें मतलब जो लेक्टिक का मतलब वो सबसे ज्यादा होता है दूध के अंदर, जो आपका अल्फा लेक्टोबिन होता है ये सबसे ज्यादा होता है। अब एक्चुअल के अंदर ये देखा गया कि भाई इंसान के अंदर या बोले तो मां के दूध के अंदर मतलब इसे जो अल्फा मतलब लेक्टोबिमिन होता है, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन होता है। इस अल्फा लेक्ट एल्बुमिन के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस जीन को क्या किया, बाहर निकाला गया और गाय के अंदर उसको डाल दिया गया, जिससे क्या हो गया कि जो आपकी ट्रांसजेनिक काऊ बोल तो जो आपकी रोजी बनी, उस रोजी के अंदर भी जो अल्फा लेक्टो एल्बुमिन था, इसकी मात्रा क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें ट्रेसी, ये जो ट्रेसी थी ये एक क्या थी, आपकी ट्रांसजेनिक क्या थी, सिप थी, बोले तो भेड़ थी। इसका जो इलाज है, अब देखिए जो आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा सिगरेट पीता है, धूम्रपान करता है, तो आपने एड भी देखा होगा, उससे क्या हो जाता है, आपका एम्फीसीमा हो जाता है। अब जो एम्फीसीमा होता है, इस एम्फीसीमा की
इलाज के लिए क्या किया गया, ट्रांसजेनिक भेड़ का यूज किया गया, और भेड़ के अंदर जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिनोसिन जो आपका जो जीन था, उस जीन को क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया, और उसके बाद में जो आपके एम्फिसीमा के जो आपके रोगी थी उनके उपचार के लिए इस भेड़ का क्या किया गया, यूज किया गया। फिर एक और आ जाती है ट्रांसजेनिक गाय जिसका नाम है लेक्स। इसकी बात करें तो इसके अंदर मान लीजिए कोई लोग ऐसे हैं जिनको क्या है, शुगर से मतलब उनको शुगर उनको नियंत्रित करना है, बोले तो मतलब मान लीजिए कि शुगर से रिलेटेड क्या है, वो मतलब बीमार आदमी है, तो अब सीधी सी बात है कि उनको भाई मीठी चीज भी खानी है, तो वो सीधी सी बात है कि जिसको भी शुगर वगैरह है तो दूध के अंदर भी क्या होती है, काफी ज्यादा शुगर होती है। अब भाई दूध कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दूध में केवल मतलब शुगर ही नहीं होती, उसके अलावा भी और काफी सारी चीजें होती है, तो काफी सारी चीजें होती है। तो भाई वैज्ञानिकों को ये लगा कि भाई यदि मान लीजिए कि इसको शुगर हो गई है तो उसको तो दूध अपन पिला ही नहीं सकते, उसको दूध पिलाएंगे तो सीधी सी बात है कि शुगर, दूध के अंदर काफी ज्यादा शुगर की मात्रा होती है, ग्लूकोज की मात्रा होती है, लैक्टोज की मात्रा होती है, तो उससे क्या होगा, उसको और ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी शुगर के पेशेंट को। तो अपन ये कर देते हैं कि भाई ये जो शुगर है आपकी, इस शुगर को ही अपन क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, बाकी चीजों को अपन ऐसे की ऐसे रखते हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या है, एक ऐसी ट्रांसजेनिक गाय बनाई जिसका नाम क्या था, लेक्स था। इसको क्या किया गया, उसके अंदर ऐसी जीन डाली गई जो दूध के अंदर शुगर का जो स्तर है, उस शुगर के स्तर को क्या कर दे, मेंटेन कर दे, रेगुलेट कर दे, या अपन बोले तो शुगर का जो लेवल होता है उस शुगर के लेवल को क्या कर दे, कम कर दे, और बाकी जो उसके अंदर चीज प्रेजेंट है वो दूध के अंदर जैसी होती है वैसी की वैसी रहे। तो इसके लिए अपन क्या, ताकि क्या हो, जो भी आपका डायबिटीज का मरीज है उसको क्या हो, किसी भी तरह शुगर के मरीज को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और उसको अच्छे से क्या मिल जाए, आपका दूध मिल जाए। फिर आता है एंड आई मंकी। एक क्या था, एंड आई मंकी। अब आपने जेलीफिश देखी होगी, जेलीफिश को अपन या बोले तो जो आपने स्टार फिश देखी होगी, उस जेलीफिश को आप देखोगे तो वो एकदम रंग बिरंगी होती है। अब वो रंग बिरंगी होती है तो जेलीफिश के अंदर उसका क्या होता है, एक आई मतलब आई जीन होता है या आई डीएनए उसका होता है, जो क्या होता है, इस कलर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस आई डीएनए को बाहर निकाला, और बाहर निकाल के जो बंदर थे उन बंदरों के अंदर क्या कर दिया, इस आई डीएनए को डाल दिया। अब बंदरों में डाला तो बंदर भी क्या हो गए, कलरफुल देखने को मिले, और उनको क्या है, चिड़ियाघर में डाल दिया गया, ताकि क्या हो सके, थोड़े रंग बिरंगे बंदर लगे तो लोगों का क्या हो, मनोरंजन हो। इसलिए वैज्ञानिकों ने कुछ अलग अलग तरह के जीव हैं, उन जीवों का क्या किया, निर्माण किया। इसके साथ साथ यहां पर आपको प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन मिलेगी, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से। एक बार एप्लीकेशन को विजिट कीजिएगा, जो भी यहां पढ़ते हैं वो सारे के सारे नोट्स आपको वहां उस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको वहां देखने को मिल जाएगी। एग्जाम आ रही है तो एग्जाम की तैयारी में लग जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के जो लाभ थे, उसके अंदर अगला लाभ आ जाता है आपके वैक्सीन का निर्माण। कि भाई ट्रांसजेनिक एनिमल से अपन ने वैक्सीन कैसे निर्माण की, तो अपन ने एक ही पोलियो वैक्सीन, एंड पोलियो वैक्सीन का जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था, आपके चूहे के ऊपर किया गया था। जबकि अगली आ जाती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है, याद रखना इसको सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो निर्माण है वो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी थी, बोले तो आरडीएनए जो आपकी टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी से क्या किया गया, जो आपकी सेकंड जनरेशन वैक्सीन है, बोले तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाएगी। इसके लिए जिसका यूज किया गया वो कौन था, आपका जो ट्रांसजेनिक हिस्ट होता है, इस ट्रांसजेनिक हिस्ट का ही यूज करके क्या किया गया था, ये वैक्सीन आपकी बनाई गई थी। तो ये अपन ने ट्रांसजेनिक एनिमल्स के जो बेनिफिट्स हैं, इन बेनिफिट्स को अपन ने देख लिया। अभी तक जो भी चीज बताई एग्जाम से एक दिन पहले, जिस या एग्जाम से थोड़ी देर पहले जब आप देखोगे तो ये वाली आप स्लाइड पढ़ लेते हैं, तो अभी तक जो भी पढ़ा है वो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर अब अगला बात कर लेते हैं, जो आपका जीएम सूक्ष्मजीव होता है। इससे पहले अपन ने जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, उसके अंदर से अपन ने थोड़ा सा सूक्ष्म जीवों को छोड़ दिया था, तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि भाई इनका काम क्या रहेगा। सबसे पहले सूक्ष्म जीव की यदि ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई होता है, ये इस ई कोलाई से अपन इसमें मॉडिफाइड करके अपन क्या बना सकते हैं, ह्यूमुलिन बना सकते हैं, एंड इससे क्या बना सकते हैं, इंटरल्यूकेन बना सकते हैं। अब ये ह्यूमुलिन कैसे बनेगा, इंटरल्यूकेन कैसे पड़ेगा, ये थोड़ी देर में अपन जिस टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी के रोल पढ़ेंगे
पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तब इसको अच्छे से देख। राइजोबियम मिलोटी होता है। ये जो राइजोबियम आपका मिलोटी है, इसके अंदर क्या होता है, निफ जो आपका जीन होता है, ये जीन प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बीजों के अंदर क्या डाल दिया जाता था, फिर ये जो निफ जीन है बीजों में इंट्रोड्यूस करा दिया गया ताकि बीज को अंदर क्या मिल जाए, उनको नाइट्रोजन फिक्सीकरण इजीली उनके अंदर हो सके। आगे बात कर लेते हैं सुडोमोनास आपका पिटूडा। जो सुडोमोनास पिटूडा है, इस सुडोमोनास पिटूडा का जो यूज है वो किया जाता है कि यदि कहीं पर भी, यदि देखिए समुद्र वगैरह इनके अंदर सीधी सी बात है ऑयल टैंकर चल रहे, अब ऑयल टैंकर मान लीजिए कोई भी लीक हो गया और समुद्र के पानी के अंदर ऑयल ने अपनी लेयर बना दी, तो उस लेयर को क्या है अब खत्म करना है। खत्म करने के लिए ही क्या होता है, सुडोमोनास जो पिटूडा होता है ये क्या करता है, जो आपका तेल होता है उस तेल को क्या कर देता है, डीकंपोज करने का काम कर देता है। तो ये अपन ने कुछ जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा अपन ने बेनिफिट देख लिया। अब अपन बात कर लेते हैं आपके क्लोनिंग के बारे में। क्लोनिंग बात करें तो क्लोनिंग का मतलब ही पता चल गया होगा। क्लोन, क्लोन मतलब हूबहू कॉपी। मान लीजिए सेम टू सेम मेरे की जैसे के जैसे एक दूसरे इंसान को बना दिया जाए, दूसरे जीव को बना दिया जाए, वो ही क्या कहलाती है, आपकी क्लोनिंग कहलाती है। तो क्लोनिंग का मतलब क्या हो गया कि किसी से भी कोई भी एक सेल ले लिया, उसका डीएनए ले लिया, उसका टिश्यू ले लिया और सेम टू सेम उसी से क्या कर दिया गया, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी तैयार कर दी गई, या बोल तो किसी जीव की हुबहू कॉपी बनाना ही क्या कहलाता है, आपका क्लोनिंग कहलाता है। दोनों में से जो भी डेफिनेशन आपको अच्छी लगे आप उसको रख सकते हैं। आगे बात करें तो जो आपका क्लोनिंग होता है, इस क्लोनिंग के अंदर जो अपन क्लोन बनाते हैं, क्योंकि क्लोनिंग में क्या बनेगा, क्लोन बनेगा। अब जो आपका क्लोन बनेगा उस क्लोन का जो निर्माण है वो क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होगा, बोले तो अलैंगिक जनन के द्वारा होता है, प्रजनन के द्वारा होता है। तो ये पूरी की पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करें तो विश्व की, बोले तो वर्ल्ड की फर्स्ट क्लोन कौन सी थी, एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखना पहली क्लोन कौन सी थी, आपकी डोली शिप थी। बोले तो डोली आपकी भेड़ थी। इस डोली को बनाने का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर इयान विल्मुट को जाता है। किसको जाता है, डॉक्टर इयान विल्मुट को। और इन्होंने एक संस्था में इसको बनाई थी, उस संस्था का नाम क्या था, रोजलिन संस्था। यह संस्था कहां थी, आपके स्कॉटलैंड के अंदर थी, जहां पर इन्होंने डोली शिप को सबसे पहले बनाया था। अब डोली शिप का जो जन्म था वो जन्म कब हुआ था, 5 जुलाई 1996। ये डेट आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ में डोली की मृत्यु कब हो गई थी, 14 फरवरी 2003 को उसका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। अब देहांत होने का जो मेन मुख्य रीजन था वो क्या था, डोली को हो गया था अर्थराइटिस हो गया था। इसके साथ साथ जो लंग्स थे, उसके फेफड़े थे, उसमें भी क्या हो गया था, एक तरह की बीमारी हो गई थी, डिसऑर्डर हो गया था, जिसके कारण क्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। जो आपकी डोली थी, इस डोली के 2 बच्चे थे, उन 2 बच्चों का नाम आपको याद रखना है, कौन से थे, पोली एंड मोली। डोली थी, उस डोली के 2 बच्चे थे, एक का नाम पोली था, एक का नाम क्या था, आपका मोली था। नाम में देखिए कितने अच्छे हैं। इसके अलावा बात करें तो जो आपका डोली है, इस डोली को किस टेक्नोलॉजी से बनाया गया, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना SCNT बोले तो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर जो आपका ट्रांसफर होता है, इस न्यूक्लियर ट्रांसफर के द्वारा क्या किया गया था, डोली का निर्माण किया गया था। तो चलिए अब देखते हैं डोली को कैसे बनाया गया। अब डोली को बनाने की प्रोसेस ये थी कि मान लीजिए कोई भी आपकी एक भेड़ ले ली, मतलब एक भेड़ ये ले ली, एक भेड़ ये ले लिया, भेड़ एंड भेड़िया जो भी आपकी वो अपन ने ले ली। अब एक से अपन को ने क्या किया, एक से एक भेड़ थी, इस भेड़ की सोमेटिक जो सेल थी, अब सोमेटिक सेल में अपन कोई भी चीज ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अपन ने क्या ले ली, जो स्तन कोशिकाएं होती है, सेल होती हैं, उसको अपन ने एक से ले लिया। फिर एक दूसरी थी, दूसरी भेड़ से अपन ने क्या ले ली, उसकी एक सेल ले ली। अब देखिए जिस भेड़ से अपन ने स्तन कोशिकाएं ली थी उसकी, उसमें से तो क्या निकाल लेंगे, उसका अपन न्यूक्लियस निकाल लेंगे। उस सेल में से तो क्या निकाल लेंगे, उसका अपन न्यूक्लियस। मान लीजिए ये भेड़ थी, इसमें से अपन ने एक सेल ये ले ली, इसमें से मान लीजिए इसकी एक सेल ले ली। अब क्या करेंगे, ये वाली जो थी, जो आपकी सोमेटिक सेल थी, इस सोमेटिक सेल के अंदर से ये जो इसका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को अपन क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, सेल को अपन छोड़ देंगे। जबकि जो आपकी दूसरी भेड़ में से जो अपन ने इसकी एक सेल ली थी, इस एक सेल के अंदर से क्या कर देंगे, जो इसका मतलब इसकी जो आपकी सेल है,
मतलब इसका जो आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को छोड़ के ये सेल है, इस सेल को अपन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका तो न्यूक्लियस था और इसकी सेल थी, इन दोनों को अपन क्या करा देंगे, फ्यूज करा देंगे। और यहां पर किसका यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है, इस इलेक्ट्रिक शॉक का अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिससे क्या हो गया, इसकी जो सेल थी एंड इसका जो न्यूक्लियस था, ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो यहां पे क्या हो गया, पूरी की पूरी सेल क्या हो जाती है, आपकी फ्यूज हो जाती है। अब जैसे ही ये फ्यूज हो जाती है, फिर इसके अंदर धीरे धीरे क्या होती है, ये आपकी डिवाइड होने लग जाती है। जब ये 7 से 8 सेल एम्ब्रियो हो जाता है, मतलब 7 से 8 सेल कोशिका स्टेज के अंदर ये आ जाएगा, तो अब इस एम्ब्रियो को, ये जो भी बना है, इसको क्या कर देंगे, जो आपकी दूसरी, बोले तो जो सरोगेट मदर रहेगी, बोले तो जो दूसरी भेड़ रहेगी, उस भेड़ के अंदर क्या कर देंगे, अपन इसको ट्रांसफर कर देंगे, या इनमें से किसी एक भेड़ जो भी हो गया उसके अंदर अपन क्या कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट वगैरह हो जाएगी, और इसका जो बच्चा रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, अपन क्लोन बोलेंगे, जो क्या रहेगा, एज इट इज इनके जैसा का जैसा ही क्या रहेगा, जिससे अपन ने न्यूक्लियस लिया था, बोले तो इसके जैसा का जैसा, सेम टू सेम इसके जैसा का, जिसका भी न्यूक्लियस अपन लेंगे सेम टू सेम उसकी जैसे की जैसे क्या बन जाती है, कॉपी बन जाती है। और 6 महीने बाद ही फिर क्या हो गया था, जो आपकी डोली था, इस डोली का क्या हो गया था, जन्म हो गया था। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अपन क्या लेते हैं, सोमेटिक सेल ले लेते हैं एंड एग सेल ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो आपकी एग सेल थी, इससे केंद्र को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, मतलब इसकी सेल ले ली, और सोमेटिक सेल से क्या ले लिया, इसका केंद्रक ले लिया, है ना। स्तक कोशिका का केंद्रक अंड कोशिका के अंदर क्या कर देते हैं, अब स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने के बाद में जाइगोट बन जाता है, मतलब सॉरी, सेल क्या हो जाती है, आपकी फ्यूज हो जाती है, एंड फ्यूज होने के बाद में फिर 7 से 8 सेल अवस्था वाली स्टेज आ जाती है। इसको फिर क्या करेंगे, जो सेरोगेट मदर थी, इस सेरोगेट मदर के अंदर अपन क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, और 6 महीने बाद में एक नए बच्चे का जन्म हो गया, जिसी का नाम अपन ने क्या दिया था, डोली इसका नाम रखा था। तो इस तरह से क्या होता है, आपकी क्लोनिंग की जाती है। अब अगला आ जाता है क्लोनिंग के अंदर ही एक क्लोनिंग है, ये प्लांट्स के अंदर भी करते हैं, तो जिसको अपन टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। एग्जाम के अंदर नहीं आएगा ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हो सकता है कि क्या पता एग्जाम के अंदर आ जाए, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड सीधी सी बात है, तो सीधी सी बात है ये चीज आ सकती है, बोटनी से रिलेटेड है। तो यदि अपन बात करें प्लांट्स में भी जो क्लोनिंग होती है, वो क्लोनिंग किसके जरिए की जाती है, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए, याद रखना, टिश्यू कल्चर के द्वारा की जाती है। बस इसमें आपको यही लाइन है वो आपको याद रखनी है कि प्लांट्स के अंदर भी एक्चुअल में क्लोनिंग होती है, लेकिन जिस मेथड के द्वारा होती है, जिस कल्चर के द्वारा होती है, उसको क्या बोला जाता है, टिश्यू कल्चर बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कोई भी आपका एक्सप्लांट होता है, कोई भी प्लांट होता है, उस पौधे का हिस्सा लेते हैं, और उस पौधे के हिस्से से अपन क्या बना लेते हैं भाई, एक क्लोन का निर्माण कर लेते हैं। बोले तो एक सिंगल सेल रहेगी, एक सिंगल कोशिका रहेगी, उस सिंगल कोशिका से क्या हो जाता है, एक कंप्लीट प्लांट का निर्माण हो जाता है। ये जो कैपेसिटी होती है, इसी कैपेसिटी को क्या बोला जाता है, टोटिपोटेंसी, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, टोटिपोटेंसी होती है। बोले तो एक सिंगल प्लांट का जो हिस्सा रहेगा, उससे एक पूरे के पूरे प्लांट का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। यही क्या कहलाती है, टोटिपोटेंसी कहलाती है। ये अपन ने स्टेम सेल पढ़ी थी, तब आपने ये चीज देख ली थी। एक आ जाता है माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन क्या होता है कि कम समय में लाखों की कॉपीज तैयार करना क्या कहलाता है, आपका माइक्रो प्रोपागेशन कहलाता है। और इसमें जो कॉपीज बनती है, उन कॉपीज को क्या बोला जाता है, सोमा क्लोन्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, सेम टू सेम। सोमा क्लोन्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एज इट इज जिस प्लांट का अपन ने पार्ट लिया था, जिसकी कॉपी बनाई थी, सेम टू सेम प्लांट भी है जो नया बनेगा, ये एज इट इज उसके जैसा का जैसा ही बनता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सोमा क्लोन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये अपन ने बात कर ली पूरी की पूरी जो आपकी क्लोनिंग थी, उसे क्लोनिंग के बारे में। अब क्लोनिंग वाले में जो भी चीज अपन ने बात की है, वो सारा का सारा एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम से कुछ टाइम पहले आप इस चीज को देख लेंगे, तो सारे के सारे डाउट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिर अब अगली पॉइंट की बात करें, तो अगला टॉपिक आ जाता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की बात करें, नाम से पता चल रहा है इनफर्टिलिटी, मतलब कोई भी मेल एंड फीमेल होते हैं, उनके अंदर क्या हो, फर्टिलिटी ना हो, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, इनफर्टिलिटी, या जिसको अपन बांझपन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इनफर्टिलिटी का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी मेल एंड फीमेल ले लीजिए, वो मान लीजिए कि 1-2 साल तक बिना किसी प्रोटेक्शन के इंटरमेट हो रहे हैं।
लेकिन फिर भी उनके बच्चा नहीं हो रहा है, फिर भी क्या है, उनके कोई भी बच्चा नहीं हो रहा है, बोले तो गर्भधारण नहीं हो रहा है, बोले तो जो फीमेल थी वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, इनफर्टिलिटी बोला जाता है। अब ये जो इनफर्टिलिटी है, ये इनफर्टिलिटी मेल के अंदर भी हो सकती है, ये इनफर्टिलिटी फीमेल के अंदर भी हो सकती है, मतलब दोनों लोगों के अंदर भी यदि कोई ना कोई चीज की कमी है तो ये मान लीजिए इनफर्टिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये जो इनफर्टिलिटी है मेल के अंदर किस रीजन से हो सकती है, फीमेल के अंदर किस कारण से हो सकती है, चलिए उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेल की बात करें तो मेल के अंदर पहले आ जाता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया की बात करें तो ओलिगोस्पर्मिया वो कंडीशन होती है जब मेल के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, यदि उनकी संख्या कम हो तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाता है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया की बात करें कि मान लीजिए एजो मतलब मान लीजिए आपके जो स्पर्म थे यानी जो शुक्राणु थे, ये शुक्राणु बिल्कुल भी नहीं होता है, यदि जो स्पर्म था यानी जो वीर्य था, सीमेन था सॉरी, उस सीमेन के अंदर मान लीजिए यदि शुक्राणुओं की संख्या कम है तो वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी, ओलिगोस्पर्मिया। यदि उस सीमेन के अंदर शुक्राणु है ही नहीं, बोले तो स्पर्म है ही नहीं, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, एजोस्पर्मिया। अगला आ जाता है एस्थेनोजोस्पर्मिया। एस्थेनोजोस्पर्मिया का मतलब होता है कि जो आपके शुक्राणु मतलब जो सीमेन था, उस सीमेन में शुक्राणु तो है लेकिन शुक्राणुओं के अंदर भी क्या है, मोटिलिटी नहीं है, बोले तो उनमें चलने की क्षमता नहीं है, बोले तो उनमें माइट्रोकॉन्ड्रिया है, वो माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं है। क्योंकि जिस टाइम पे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था तब अपन ने बात की थी कि जो आपका स्पर्म होता है, इस स्पर्म को चलाने के लिए बोले तो उसको मूवमेंट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया की होती है, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अब मान लीजिए जो आपके शुक्राणु है, उस शुक्राणु में क्रियाशीलता ही नहीं है, मोटिलिटी नहीं है, तो सीधी सी बात है उनमें माइट्रोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, इसीलिए वो मोटाइल नहीं होते हैं। फिर अगला आ जाता है, मान लीजिए कोई भी फिजिकल दोष भी हो सकता है एंड जो आपका हार्मोन है वो भी क्या हो सकते हैं, मतलब आपके असंतुलित हो सकते हैं। अब देखिए ये तो अपन ने बात कर ली मेल की बात। अब यदि बात करें कि फीमेल का भी एक रीजन हो सकता है, तो फीमेल में बात करें तो मान लीजिए कंडीशन हो सकती है कि फीमेल के अंदर ओवम ही ना बने, बोले तो अंडा ही ना बने, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एन ओव्यूलेशन बोला जाता है। मतलब सीधी सी बात है, यदि ओव्यूलेशन होगा ही नहीं फीमेल के अंदर तो जो मेल के द्वारा जो आपके स्पर्म गए हैं वो स्पर्म सीधी सी बात है पेनिट्रेट किसको करेंगे। फिर आ जाता है ट्यूबल ब्लॉकेज। अब मान लीजिए जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है, अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला वाला रीजन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये मैंने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी बताया था कि जो एम्पुला वाला रीजन होता है फेलोपियन ट्यूब में, इस एम्पुला वाले रीजन में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब यदि जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें ही यदि मान लीजिए ब्लॉकेज है तो स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा, ना ही ओवम आ पाएगा, तो दोनों में फ्यूज नहीं हो पाएगा, तो सीधी सी बात है प्रेगनेंसी कैसे होगी। फिर अगला आ जाता है एंडोमेट्रियोसिस। मेट्रियोसिस, यदि एंडोमेट्रियोसिस की बात करें तो ये क्या हो सकती है, जो आपकी यूट्रस की जो दीवार होती है, मान लीजिए कि गर्भधारण भी होगी, मान लीजिए मेल भी एकदम सही है, फीमेल भी एकदम सही है, दोनों के अंदर जो मतलब जो स्पर्म था एंड जो ओवम था उनमें फर्टिलाइजेशन भी हो गया, लेकिन जो फीमेल थी उसके अंदर जो उसकी एंडोमेट्रियम थी, मैं बोले तो जो उसकी यूट्रस थी, वो यूट्रस ही मान लीजिए मेच्योर ही नहीं है कि वो गर्भधारण कर सके, बच्चे को पाल सके, तो उसके लिए भी क्या हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। ये कुछ आपके रीजन हो सकते हैं। इसके साथ साथ में पीसीओएस हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, मतलब ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, कुछ आपके हार्मोनल इश्यू के कारण भी क्या हो सकता है, जैसे मेल में हार्मोनल इश्यू होते हैं वैसे ही फीमेल के अंदर भी कुछ हार्मोनल इश्यू के कारण भी इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। अब देखिए इनके अंदर ये जो सारे के सारे नाम है, इन नाम को आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब एक्चुअल के अंदर क्या होता है, क्योंकि यही आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, इसके अंदर ही क्या हो सकता है, आपकी इनफर्टिलिटी का ये दो ही आपके क्या हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं। बोले तो दोनों में से एक में भी किसी में भी प्रॉब्लम होगी तो आपको इनफर्टिलिटी है वो इनफर्टिलिटी देखने को मिल जाएगी। अब सीधी सी बात है कि साइंस इतनी आगे बढ़ ही चुकी है, साइंस क्या है इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है, तो उन्होंने इसका कोई ना कोई इलाज भी रखा होगा। अब मान लीजिए मेल एंड फीमेल दोनों में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर भी उनको बच्चा चाहिए, तो सीधी सी बात है इसके लिए
सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस आपने सुनी होगी। इसके अलावा भी काफी सारी प्रोसेस होती है, तो चलिए हर एक प्रोसेस को अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये जो इनफर्टिलिटी होता है, इनफर्टिलिटी को मतलब दूर करने के लिए एक सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी आती है, जिसको क्या बोला जाता है? आर्ट टेक्नोलॉजी बोला जाता है। आर्ट का मतलब हो गया एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव, आपकी कौन सी आ जाती है? टेक्नोलॉजीज आ जाती है। अब ये जो आपकी आर्ट होती है, इसके अंदर काफी सारी मेथड आ जाते हैं, काफी सारी क्या आ जाती है? टेक्नोलॉजी आ जाती है। इनको अपन वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली आ जाती है आईवीएफ, या इसको अपन ईटी बोले। आईवीएफ की बात करें तो आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ईटी का मतलब होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब ये जो आईवीएफ होती है, याद रखना, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो बच्चा होता है उसका निर्माण किसमें होता है? एक ट्यूब में कराया जाता है, फिर उसको फीमेल के अंदर क्या होता है? उसका जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, उसमें ट्रांसफर किया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि आईवीएफ कैसा होता है। आईवीएफ की बात करें तो जो आपका आईवीएफ होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोले तो ये प्रोसेस कहां होती है? शरीर से बाहर। शरीर से बाहर देखिए, एक तो होती है इन विवो, एक होती है इन विट्रो। इन विवो का मतलब होता है शरीर के अंदर, इन विट्रो का मतलब होता है शरीर से बाहर। अब शरीर से बाहर कहां होगी? आपकी लेब के अंदर ये प्रोसेस होती है। अब यहां पर क्या किया जाता है? जो मेल था, उस मेल से तो क्या ले लिया जाता है? उसका स्पर्म ले लिया जाता है। जो फीमेल थी, उस फीमेल से क्या ले लिया जाता है? एग ले लिया जाता है। फिर जो मेल एंड फीमेल से जो एग लिया गया है, इस एग को एंड इस स्पर्म को एक ट्यूब में डाला जाता है। किस में डाल देंगे? एक ट्यूब में डाल देंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको डाल देंगे। और इस टेस्ट ट्यूब में ये तो क्या डाल दिया अपन? स्पर्म डाल दिया। ये अपन ने क्या डाल दिया? एग डाल दिया। अब ये दोनों क्या होंगे? इस ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन इनका होगा। फिर जैसे ही इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर 7 से 8 स्टेज एम्ब्रियो बन जाएगा। जो आपका स्टेज आते जाते क्या बन जाएगा? जब एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा, मतलब ब्लास्टुला स्टेज आ जाएगी, ब्लास्टुला आ जाएगी, मोरुला आ जाएगी, ये सारी की सारी स्टेज आ जाएगी। इसके बाद में जो आपका एम्ब्रियो बन जाएगा, अब इस एम्ब्रियो को क्या किया जाता है? जो फीमेल होती है, उस फीमेल के यूट्रस के अंदर क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। यही जो आपकी प्रोसेस होती है, इसी को क्या बोला जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ईटी का मतलब हो गया एम्ब्रियो को क्या करना? ट्रांसफर करना। चलिए, ये तो अपन ने पहली टेक्नोलॉजी पढ़ ली। अगली टेक्नोलॉजी आ जाती है जिफ्ट। कौन सी आ जाती है? ZIFT, जिसको बोला जाता है जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर। अब जो भी आपकी टेक्निक रहेगी, इन्हीं के अंदर इनका नाम आंसर है, वो आंसर छिपा रहेगा। देखिए, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब का मतलब हो गया कि ये जो टेक्नोलॉजी होगी जिफ्ट वाली, इसका यूज क्या किया जाता है? जिस टाइम पे अपन ने अभी क्या है? आईवीएफ पढ़ा था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर जो आपका जाइगोट बन गया था, मतलब जो जाइगोट है, जब 8 उसमें ब्लास्टोमेर तक की स्टेज बन जाती है, फिर क्या किया जाता है? इसको डायरेक्ट कहां ट्रांसफर कर देंगे? जो आपकी फेलोपियन ट्यूब रहेगी, इस फेलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया जाता है? इसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये जो टेक्निक होती है क्या कहलाती है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। नाम से पता चल रहा है कि जाइगोट को कहां ट्रांसफर करेंगे? फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? जिफ्ट कहलाती है। अगला आ जाता है आईयूटी। आईयूटी नाम से पता चल रहा है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर का मतलब हो गया, देखिए, यूटेराइन, यूटेराइन का मतलब यूट्रस। अब क्या करेंगे? जो आपका एम्ब्रियो है, ये मान लीजिए कि 8 ब्लास्टोमियर से बड़ा हो गया है। यहां तक कब बात करेंगे? देखिए, जिफ्ट का यूज कब करेंगे? जब ब्लास्टोमियर की स्टेज, मतलब जो आपका जाइगोट बना है, वो कौन सी स्टेज तक है? 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज तक है। तब तो क्या करेंगे? अपन जिफ्ट का यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए इससे थोड़ा सा वो बड़ा हो गया, मतलब 14, 15, 12 तक पहुंच गया, इससे बड़ा हो गया, 8 से ब्लास्टोमियर से बड़ा वो हो गया, तो फिर अपन अब कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे? इंट्रा यूटेराइन टेक्निक बोले तो, ट्रांसफर बोले तो आईयूटी का यूज करेंगे। फिर क्या किया जाता है? अब इसको फेलोपियन ट्यूब में नहीं डाल के, जो आपका यूट्रस रहेगा, फीमेल का गर्भाशय रहेगा, उसके अंदर क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह प्रोसेस क्या कहलाती है? आईयूटी कहलाती है। अगली आ जाती है जिफ्ट। अब जिफ्ट की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। अब यहां पर क्या किया जाएगा? जिफ्ट में जो आपके गेमेट्स थे, इन गेमेट्स को कहां ट्रांसफर किया जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में। अब देखिए, जिफ्ट, जिफ्ट बोले या इसको आप गिफ्ट बोल दीजिए। यदि अपन गिफ्ट बोलेंगे इसको, यदि अपन इसको जिफ्ट, तो वो पीछे वाली थी। यदि गिफ्ट की बात करें तो इसमें नाम से पता चल रहा है गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब कोई दूसरी फीमेल रहेगी, उस फीमेल से क्या ले लिया जाता है? उसका जो आपका
ओवम होता है, यानी जो उसका एग होता है, उस एग को क्या ले लिया जाता है, उससे एक बार गिफ्ट के रूप में ले लिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये उन महिलाओं के लिए होता है जिनमें मान लीजिए एग जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, एग है वो एग प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि अब एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है, ना तो उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, ना ही वो महिला क्या हो पाएगी, प्रेग्नेंट हो पाएगी। अब इस कंडीशन में क्या के लिए लिया जाएगा, कोई दूसरी महिला लेगी, उस महिला से उसका एग ले लिया जाएगा, बोले तो उसका जो ओवम है उस ओवम को ले लिया जाएगा और उस ओवम को फिर क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर नॉर्मल क्या किया जाता है, मेल फीमेल इंटीमेट हो जाते हैं और उसके बाद में ये जो नॉर्मल जो बच्चा है उस बच्चे का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहलाता है। फिर अगला आ जाता है ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो एग रहेगा वो उस एग को क्या किया जाता है, लेब के अंदर क्या किया जाता है, इंजेक्शन रहेगा, मतलब साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मतलब अब मान लीजिए जो आपका स्पर्म रहेगा उस स्पर्म को, ये कंडीशन कब यूज की जाएगी, जब जो मेल होता है वो इनफर्टिलिटी शो करता है। मतलब जिस टाइम पे अपन ने पढ़ा था ना कि मेल के अंदर स्पर्म की संख्या है, मतलब वो इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाए, तो उसके अंदर उस टाइम पे क्या किया जाएगा, वो मोटाइल नहीं रहेगा, तो मतलब वो गति नहीं कर सकता है, तब उसको क्या किया जाएगा, डायरेक्ट इंजेक्शन के द्वारा उस एग के अंदर क्या कर दिया जाएगा, इस ये जो स्पर्म रहेगा इस स्पर्म को इंजेक्ट करा दिया जाएगा। फिर नॉर्मल कंडीशन के द्वारा क्या हो सकता है, बच्चे का निर्माण हो सकता है। अगला आ जाता है फिर AI का बात करें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब हो गया कि अगर जो कोई भी पुरुष है उस पुरुष में स्पर्म काउंट होते हैं वो यदि कम हो जाता है तो डोनर या पति के स्पर्म को लेकर क्या किया जाता है, डायरेक्ट जो फीमेल की वेजाइना होती है यानी या जो उसकी यूट्रस होती है उस यूट्रस में डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाती है। मतलब किसी न किसी मेथड के द्वारा, किसी न किसी इक्विपमेंट के द्वारा डायरेक्ट फीमेल के यूट्रस में स्पर्म को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ये कुछ आपकी मेथड हो जाती है। इन मेथड के द्वारा जो भी आपका मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी का शिकार है वो क्या हो सकता है, अपने जीवन में खुशी खुशी बच्चे हैं वो पैदा कर सकता है। चलिए फिर अब तक जो भी चीज मैंने आपको बताई इनफर्टिलिटी के अंदर, जो भी टेक्निक बताई, एग्जाम से एक दिन पहले बस इनको देख लेना आप, या एग्जाम के टाइम पे देख लेना, आपको पूरे में से पूरे जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके जो भी चीज पढ़ी है वो कवर इसके अंदर हो जाएगी। चलिए फिर अगला आ जाता है जीन थेरेपी। नाम से पता चल रहा है जीन थेरेपी, मतलब कोई भी आपका जीन रहेगा उस जीन के अंदर मान लीजिए कोई भी डिफेक्ट आ गया है, कोई भी उसके अंदर कमी आ गई है, खामी आ गई है, उस जीन को निकालेंगे बाहर, उसको सही करेंगे, या वो सही नहीं होता है तो सेम टू सेम उसके जैसा का जैसा नया जीन क्या कर देंगे, वापस उस इंसान में डाल देंगे। ये जो थेरेपी होती है इसी थेरेपी को क्या बोला जाता है, जीन थेरेपी बोला जाता है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जीन थेरेपी ऐसी टेक्निक का समूह है जिसमें किसी बच्चे भ्रूण में मौजूद जो भी दोषपूर्ण जीन होता है, बोले तो डिफेक्टिव जीन होता है, उस जीन को सही जीन से क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। बोले तो फंक्शनल जीन को शरीर की कोशिकाओं में डालकर खराब जीन के काम की पूर्ति क्या कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। ओवरऑल बोलते हैं तो एक बार फिर से बता देता हूं, जीन थेरेपी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई भी जीव है या ना कोई भी लोग है, मान लीजिए उनके अंदर कोई ना कोई जीन, उस जीन में कमी आ गई है, डिफेक्ट आ गया है, तो उस जीन को क्या करेंगे, उसके शरीर से बाहर निकाल देंगे। अब इसको सही करने की कोशिश करेंगे, यदि ये सही नहीं होता है तो एक फ्रेश जीन लेंगे और वापस उसके अंदर डिजाइन, मतलब वापस उसके अंदर अपन डाल देंगे, जिससे भी जीन लिया था, जिसके अंदर भी ये बीमारी थी उसके अंदर डाल देंगे, फिर वो जीन अपना काम करने लग जाएगा। ये जो पूरी की पूरी जो थेरेपी होती है इसी को क्या बोला जाता है, जीन थेरेपी बोला जाता है। अब क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि पहली सफल जो जीन थेरेपी है वो 1990 में डब्ल्यू फ्रेंच, जो आपके एंडरसन, बोले तो एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीन थेरेपी है इसका सफल परीक्षण किया था। जबकि ये पूछ लिया जाए कि जो आपकी जीन थेरेपी होती है, इस ये जीन थेरेपी कौन से डिजीज को या ना कौन से रोग के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, SCID जो डिजीज होती है इसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है, किसका, जीन थेरेपी का। अब बात करते हैं कि ये जो CID टेक्निक है ये एक्चुअल में क्या होती है।
SCID की बात करें तो पहले आ जाती है सेवर कॉम्बिनेंट इम्यूनोडिफिशियेंसी, आपकी डिसीज आ जाती है। इसके अंदर क्या होती है, जब मान लीजिए आपके शरीर में एडीए बोले तो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी हो जाती है, यदि ये एंजाइम आपके शरीर में कम हो गया तो सीधी सी बात है जो आपका इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम क्या होता है, यहां पर आपका वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसके कारण आपको अलग अलग तरह की डिजीज हो सकती है। इन्हीं डिजीज को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, जीन थेरेपी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं जीन थेरेपी काम कैसे करती है। जीन थेरेपी की बात करें तो सीधी सी बात है, कोई भी आपका मरीज है उस मरीज से क्या निकाल लिया जाता है, उसका लिम्फोसाइट निकाल लिया जाता है, उसके ब्लड में से बोले तो डब्ल्यूबीसी को निकाल लिया जाता है। अब ये जो डब्ल्यूबीसी थी, इन डब्ल्यूबीसी को क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकाल के इन विट्रो क्या किया जाता है, इनको कल्चर किया जाता है। क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाल के इनको लैब के अंदर क्या किया जाता है, इनका कल्चर किया जाता है। कल्चर करने का मतलब आ गया कि इसको सही किया जाता है, यदि ये सही नहीं होती है तो एक नया जीन क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर करेंगे। अब ये जो जीन जब ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर कोई ना कोई वेक्टर जरूर काम करेगा। जिस टाइम पे क्लोनिंग वेक्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, यदि ये प्रोसेस अपन एनिमल्स में करेंगे तो यहां पर जिस वेक्टर का यूज लेंगे वो कौन सा रहेगा, आपका रिट्रोवायरस। तो यहां पर रिट्रोवायरस का इस्तेमाल करके जो सेल अपन ने ली थी उसमें जो फंक्शनल सेल थी, उस फंक्शनल सेल को क्या है वापस उसके शरीर में, मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। बोले तो अब इन मॉडिफाइड शरीर, ये जो सेल्स थी, इन सेल्स को क्या किया जाता है, जो आपका रिट्रोवायरस था इसके द्वारा क्या किया जाता है, एज ए वेक्टर इसका यूज करेंगे, फिर क्या किया जाएगा, शरीर के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है। अब देखिए ये जो पूरी की पूरी ये जो प्रोसेस है जीन थेरेपी वाली, इसके अंदर क्या है, एक प्रॉब्लम आ जाती है। मेन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो आपकी लिम्फोसाइट होती है, बोले तो डब्ल्यूबीसी होती है, इस डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा कम होती है। अब इसकी लाइफ साइकिल कम होती है, इसकी लाइफ साइकिल कम होगी मतलब ये आपकी अमर नहीं होती है, बोले तो इमोर्टल नहीं होती है। जो आपकी लिम्फोसाइट होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, इनकी कोई ना कोई अवधि होती है, तो अवधि होती है तो कुछ टाइम बाद में वापस से ये मर जाती है। तो ये जो प्रोसेस होती है जीन थेरेपी वाली, ये थेरेपी क्या है, मरीज को बार बार रिपीट करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि एक बार उसको जीन थेरेपी दे दी तो वो हमेशा के लिए सही हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसको बार बार में क्या दिया जाएगा, ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बस इसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होती है जीन थेरेपी की, ये थेरेपी बार बार में क्या करनी पड़ती है, यूज करनी पड़ती है। चलिए फिर अभी तक अब जो भी चीज मैंने बताई जीन थेरेपी से रिलेटेड, वो सारी की सारी आपको यहां देखने को मिल जाएगी। तो एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम के दिन आप इसको पढ़ के जा सकते हैं। चलिए फिर अब कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अपन देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, उन टर्मिनोलॉजी की बात करें तो पहला आ जाता है बायो रिमिडेशन। बायो रिमिडेशन की बात करें तो बायो रिमिडेशन नाम से पता चल रहा है, बायो मतलब प्रदूषण हटाने हेतु जिन सूक्ष्म जीवों का यूज किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, बायो रिमिडेशन कहला जाता है। तो यहां पर जिसका अपन यूज करेंगे वो आपका कौन सा था, स्यूडोमोनास पुटिडा। इसके बारे में अपन ने देखा था कि ये क्या करता है, जो आपका ऑयल हो जाता है उस ऑयल को क्या करता है, डिकम्पोज करने का काम करता है। कौन, आपका स्यूडोमोनास पुटिडा होता है। फिर अगला आ जाता है बायोपायरेसी। पायरेसी, देखिए नाम से पता चल रहा है पायरेसी, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा पायरेटेड हो गई। तो मतलब यदि मान लीजिए कोई भी जैविक संस्थान है या मान लीजिए उसके संस्था का कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी नॉलेज है, कोई भी ज्ञान है उसका, उसको बिना अनुमति के, बिना उपयोग के क्या कर लिया जाए, यदि यूज कर लिया जाए तो वो क्या कहलाती है, आपकी बायोपायरेसी कहलाती है। तो बायोपायरेसी का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि ओनर आप खुद है उसके, लेकिन आपसे बिना पूछे आपकी चीज को क्या कर लिया, किसी दूसरे ने अपना बता दिया, वो किसके अंदर आ जाती है, पायरेसी के अंदर आ जाती है। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, जैविक चीजों की काम कर रहे हैं, तो यहां पर बस एक नाम लग गया आगे की साइड में, बायो। तो बायो का मतलब हो गया कि भाई जैविक चीजों से रिलेटेड यदि कोई भी क्या करता है, किसी भी चीज की चोरी करता है, बिना अनुमति के यूज कर लेता है, वो बायोपायरेसी कहलाती है। अब बायोपायरेसी से रिलेटेड कुछ विवाद है, उन विवाद को अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आ जाता है टर्मरिक विवाद। टर्मरिक विवाद ये था कि आप सबको पता है कि इंडिया के अंदर जब भी अपने दादा अपने दादी को देखा होगा, परदादा वगैरह को देखा होता, पुराने जमानों में कहीं भी चोट वोट लग जाती थी या मान लीजिए कहीं भी लगी तो आपको या तो हल्दी का दूध पिला दिया जाता था या हल्दी का क्या लगा दिया जाता था, लेप लगा दिया जाता। मतलब हल्दी के अंदर काफी ज्यादा ऐसी चीजें प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, आपके शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो कुछ बाहर के लोग आए, विदेशी लोग आए, ये विदेशी लोग आके यहाँ देख लिया और देख के जाके बाहर
की साइड में जाके एक दवाई, एक मेडिसिन निकाल दी कि भाई ये लीजिए, इससे ये हो जाएगा। तो अब सीधी सी बात है कि जब इंडिया वालों को पता चला तो वो सीधी सी बात है कि जो आपके इंटरनेशनल लॉ है, वहां के कोर्ट है, उनका सहारा लिया और फिर इस चीज को सल्टावा किया कि भाई ये जो चीज आप बता रहे हैं ये तो हमारी चीज है। आप खुद देखिए कि भाई हम तो कितने करोड़ों सालों से इस चीज का यूज कर रहे हैं, ये आज इसका इन्होंने पेटेंट ले लिया तो ये चीज गलत है। तो ये पहला विवाद तो ये था। ठीक ऐसा ही था बासमती। अब बासमती आपको पता, उत्तराखंड साइड में बासमती चावल होते हैं, तो सेम वही चीज बाहर के विदेशी लोग आए और बासमती चावल को ले गए, उसमें से उसका जीन निकाला और खुद का पेटेंट लगा दिया। तो फिर इसको भी इंटरनेशनल जो आपका कानून होता है उसके तहत इसको भी बंद करवाया गया। ठीक ऐसे ही नीम वाला विवाद भी ठीक ऐसे ही होगा। लेकिन ये एक विवाद था पेंटा डाई डिप्लेंड्रा, जो पेंटा डी प्लेंड्रा था। ये जो पेंटा डी प्लेंड्रा जो आपका विवाद था, ये एक्चुअल में क्या था, एक वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक प्लांट पाया जाता है। उस प्लांट के अंदर क्या होता है, ब्रेजिन नामक क्या पाई जाती है, एक प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन का यूज कब करते हैं, जो लोग मीठा नहीं खा सकते ना, मतलब इसके अंदर देखिए, मीठा खाने के लोग क्या होते हैं, शौकीन होते हैं, लेकिन मीठा क्यों नहीं खाते, क्योंकि मीठे में क्या होती है, कैलोरी ज्यादा होती है। लेकिन अपन को मीठा चाहिए लेकिन उसमें कैलोरी कम हो, तो उसका इलाज होता है आपका पेंटा डी प्लेंड्रा, आपका जो प्लांट होता है। ये प्लांट की खासियत ये होती है कि ये मीठा तो काफी ज्यादा होता है लेकिन इससे कैलोरी अपन को क्या मिलती है, कम मिलती है। तो वही विदेश के लोग आए, अमेरिका वाले, और इन्होंने क्या कर दिया, इस प्लांट में से जीन को ले गए और जीन को ले जाके इन्होंने क्या कर दिया, इसका यूज करने लगे। फिर ये जो अफ्रीका वाले लोग थे, इन्होंने कहा कि भाई ये प्लांट तो यहाँ पर हमारे यहाँ होता, आपने तो इसका जीन लेके ऐसी चीज कर दी। तो फिर इसको भी क्या कर दिया गया, इसको वहां का जो इंटरनेशनल कानून है उसके द्वारा इसको भी रद्द कर दिया गया उसे कंपनी को। तो ये चीज क्या थी, जो आपकी अमेरिकन कंपनी थी उसे ब्रेजिल जीन को पेंटा डी प्लांड्रा जो आपका प्लांट है उससे पृथक करके क्या कर दिया गया, इसको मक्के में डाल दिया गया और मक्के में डाल के इसका पहले पेटेंट ले लिया। पेटेंट ले लिया जब इनको पता चला तो इन्होंने इंटरनेशनल कानून का सहारा लिया और इस कंपनी पर क्या लगा दिया गया, बाद में बैन लगा दिया गया। अब एक आ जाता है बायो पेटेंट। बायो पेटेंट की बात करें, देखिए पेटेंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को खुद के नाम के ऊपर पेटेंट कराना कि भाई इस चीज का, इस वर्ड का यूज आगे भविष्य में कोई भी नहीं करेगा मेरे सिवाय। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायो जो आपका पेटेंट होता है। बायो पेटेंट वो होता है कि कोई भी जैविक उत्पाद होता है या कोई भी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का क्या ले लिया जाता है, कानूनी अधिकार लेना ही क्या कहलाता है, बायो पेटेंट कहलाता है। और एक बार आपने बायो पेटेंट लिया है तो उसकी जो ड्यूरेशन रहेगी, अवधि रहेगी, वो लगभग कितना होता है, 20 साल के समथिंग रहती है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कितने साल रहती है, 20 साल। 20 साल बाद आप उसको फिर से क्या करवा सकते हैं, रिन्यू करवा सकते हैं। अब याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, कि भारत के अंदर जो बायो पेटेंट अधिनियम है, ये अधिनियम कब बनाया गया था, तो याद रखना 1972 के अंदर भारत में बायो पेटेंट जो अधिनियम है, इस अधिनियम को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1972 के अंदर। चलिए अब आ जाता है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इससे पहले कुछ टेक्नोलॉजी अपन ने पढ़ी थी, पीसीआर पढ़ी थी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, उनके अंदर अपन ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को करना थोड़ा सा अपना स्किप हो गया था। तो चलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके अंदर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, 2-4 पॉइंट वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी इसको पूरा डिटेल के अंदर आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। जो भी मैंने आपको टेक्निक बताई है वो मैंने डिटेल में नहीं बताई है, बस जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उतना ही मैंने आपको बताया है। यदि डीएनए फिंगरप्रिंट की बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सर आपके एलेक जेफरीज नामक वैज्ञानिक ने 1984 के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। अब जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसको देखिए खोज करने का मेन श्रेय ये था कि साफ सबको पता है कि लगभग 99.9% अपन ने पहले भी बात की थी कि जो आपके ह्यूमंस होते हैं ना, सेम स्पीसीज होती है, उनका डीएनए क्या होता है, आपका एकदम सेम होता है। पूरा डीएनए, उनका डीएनए क्या होता है, सेम। अब मान लीजिए कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसका सबसे बड़ा यूज ये होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई भी, मान लीजिए ये कोई पिताजी थे, ये क्या थी, माताजी थे, इनसे क्या हो गया भाई, कोई भी इनका बच्चा हो गया। अब ये बोल रहा है कि ये मेरा नहीं है, ये बोल रहा है कि ये तेरा नहीं है, दूसरा बोल रहा है कि नहीं ये मेरा है। तो इनका पता कैसे लगाया जाएगा कि एक्चुअल के अंदर किसका है। या मान लीजिए ठीक ऐसे ये दो लोग हैं, ये कह रहे हैं कि ये बच्चा मेरा है, ये दोनों कह रहे हैं ये बच्चा मेरा है। अब इनका पता कैसे लगाया जाएगा,
जाएगा। तो इनका पता लगाने के लिए ही क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ये तो कहां की थी, जो सर एलेक जेफरीज थे, इन्होंने तो ये विदेश में बता दी, लेकिन ये कंडीशन भाई इंडिया में भी तो हो सकती है। अब बार बार में यदि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाए तो बार बार में विदेश भेजेंगे तो कितना खर्चा आएगा। तो इसके लिए क्या किया कि भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर अपने एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर लालजी सिंह एंड डॉक्टर वीके कश्यप, इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले जो भारत के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लाने का जो श्रेय है, या बनाने, इस मशीन को बनाने का जो श्रेय है, वो किसको जाता है, डॉक्टर लालजी सिंह एंड डॉक्टर वीके कश्यप को जाता है। अब इन्होंने क्या है, ये सारी की सारी चीज अपने इंडिया के अंदर ही बना ली, और इंडिया के अंदर फिलहाल ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है, ये आपके हैदराबाद के अंदर आपको देखने को मिलेगी। एंड राजस्थान के अंदर भी, जयपुर के अंदर बात चल रही है कि भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाने की मशीन, लेकिन अभी तक तो ये बिल्कुल भी नहीं बन पाई है। तो ओवरऑल कहां बनी हुई है, ओनली फॉर इंडिया के अंदर, आपके हैदराबाद के अंदर ही ये मशीन आपको देखने को मिलेगी, ये टेक्निक है, ये देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें तो मानव जीनोम का, जो भी मैंने बताया कि लगभग 99.9% डीएनए होता है, ये सभी इंसानों में सेम होता है। सिर्फ 0.1% जो आपका डीएनए होता है वही आपका क्या होता है, अलग होता है। और ये जो 0.1% डीएनए होता है, इसी को अपन सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए के नाम से जानते हैं। ये अपन ने जस्ट पिछली क्लास में मैंने ये नाम आपको याद आ गए होंगे, सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है। अब यदि अपन बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है, ये पूछ लिया जाए तो याद रखना, डीएनए जो आपकी बहुरूपता है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इसके आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस सिद्धांत के ऊपर आधारित है। जबकि बात करें जो आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो आधार है ना, बेस है, ये कैसे पता चलता है, तो एक नाम आता है वीएनटीआर होता है, इसके द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, ये वीएनटीआर के द्वारा पता चलता है। अब ये वीएनटीआर क्या है, चलिए इसको देखने की बात करें। तो जो आपका वीएनटीआर होता है, ये होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीटेड्स, यानी ये डीएनए का वो छोटा सीक्वेंस होता है। ये क्या होगा, डीएनए का वो छोटा सीक्वेंस होता है जो बार बार में क्या होता है, आपका रिपीट होता है। और हर इंसान में क्या होती है, इसकी संख्या और इसकी जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन यहां पर अपवाद यह आ जाता है, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, यानी जो समान एक दूसरे, मतलब एक दूसरे के एकदम समान जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये जो सीक्वेंस होती है, ये संख्या होती है, ये जो लंबाई होती है, ये आपकी क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। मतलब ये जो वीएनटीआर है, इसी बेसिस के ऊपर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपकी आधारित होती है कि किस तरह से, मतलब डीएनए का देखिए अलग अलग आपके क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। अब जो छोटे टुकड़े रहेंगे, बड़े टुकड़े रहेंगे, ये कैसे सेट होंगे, इसको सेट कौन करेगा, जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, वो टेक्नोलॉजी क्या करेगी, इसको अच्छे से देख लेगी। अब ये तो अपन ने वीएनटीआर की फुल फॉर्म देख ली। अब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज एक्चुअल के अंदर कहां कहां किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो पहला तो आ जाता है फोरेंसिक साइंस। बोले तो फोरेंसिक साइंस बोले तो किसी भी क्रिमिनल रहेगा, उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ऐसे नहीं है कि भाई आपने फिंगर देखिए, फिंगरप्रिंटिंग का मतलब सेम टू सेम डीएनए। अब डीएनए कहां पे मिलेगा, डीएनए आपके शरीर के हर एक पार्ट में मिल सकता है। आपके बाल हो गए, नाखून हो गए, स्किन हो गई, आपकी लार हो गई, स्लाइवा हो गई, आंसू हो गए, हर एक चीज में आपको डीएनए मिल सकता है। तो यदि किसी भी जगह मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो गई है जहां पर कोई भी चीज मिली, मान लीजिए किसी का नाखून मिल गया हो, किसी का मतलब कोई भी स्किन का टुकड़ा मिल गया हो, किसी का बाल मिल गया हो, या किसी ने कोई स्मोकिंग की है, उसकी सिगरेट की वाइप वो मिल गई हो, तो इन सारी चीजों से क्या हो सकता है, स्लाइवा, किसी ने पानी वगैरह पी लिया हो, तो हर एक चीज के अंदर आपको क्या मिल सकता है, उसके अंदर आपको डीएनए मिल सकता है। तो फोरेंसिक साइंस में अपन इसका यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, कोई भी क्रिमिनल रहेगा उसको पकड़ने के लिए। फिर आ जाता है आपका पैटर्निटी, आपका डिस्ट्रीब्यूट। बोले तो जो आपके माता पिताओं से, जो मैंने बताया था ना कि किसका बच्चा रहेगा किसका नहीं रहेगा, कि कौन सा किसका पिता है, कौन सा किसकी माता है, इस चीज को पता लगाने के अंदर भी अपन क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। इसके द्वारा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर भी, मतलब दो अलग अलग आपकी प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज के बीच
बीच में क्या संबंध रहा होगा, क्या रिलेशन रहा होगा, इसके लिए भी अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। इसके अलावा जेनेटिक जो डाइवर्सिटी होता है, बोले तो किसी पॉपुलेशन के अंदर कोई भी अनुवांशिक विविधता आई है, उस विविधता को पता लगाने के लिए भी अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये आपकी क्या हो जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट हो जाती है। एंड आज का लास्ट एंड फाइनल जो आपका टॉपिक है वो आ जाता है कि आपके बायोटेक्नोलॉजी का आखिरकार एप्लीकेशन क्या है, इसके यूजेस क्या है। तो यूजेस बात करें बायोटेक्नोलॉजी का यूज, पहले तो आ जाता है आपके एग्रीकल्चर में, कृषि के अंदर। एग्रीकल्चर में अपन ने बात की थी, बीटी कॉटन अपन ने देखा था। तो बीटी कॉटन के लिए एक बैक्टीरिया, मतलब जो जिसमें क्या होता है, बेसिलस थुरिंजियस जो आपका बैक्टीरिया होता है, इसका जीन क्या करता है, जो कीड़े रहते हैं, कौन से कीड़े को मार देता है, जो आपके बोलवर्म के कीड़े थे, पिंक बोलवर्म के जो कीड़े थे, उन कीड़ों को मारने के लिए अपन ने बीटी कॉटन बनाया था। बीटी कॉटन कैसे बताया था कि जो बीटी कॉटन की पूरी प्रोसेस थी, ये प्रोसेस अपन ने देखी थी कि किस तरह से बीटी कॉटन बना था और किस तरह से ये जो कीड़े होते हैं, जो पिंक बोलवर्म होते हैं, किस तरह से इनकी आंतों के अंदर क्या कर देता है, ये छेद कर देता है। अगला आ जाता है पेस्ट रेजिडेंट आपके प्लांट आ जाते हैं। इनके अंदर अपन ने क्या की थी, आरएनए जो ट्रांसफेरेंस टेक्निक थी, बोले तो रिवर्स ट्रांसने आरएनए जो टेक्निक थी, इस टेक्निक का यूज करके अपन ने ये चीज बनाई थी। फिर आता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस भी अपन ने बना लिया था। गोल्डन राइस के अंदर क्या होता है, विटामिन ए क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। एंड गोल्डन राइस कैसे बना था, ये भी चीज अपन ने देख ली थी। ओवरऑल बात करें तो कृषि के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे होता है, ये सारी चीज तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब आ जाता है कि भाई मेडिकल साइंस के अंदर, बोले तो मेडिसिन के अंदर, चिकित्सा के अंदर किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मेडिसिन की बात करें तो अपन ने एक ऐसी चीज बनाई थी जिसका नाम क्या था, ह्यूमुलिन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो आपने ह्यूमुलिन, इंसुलिन, ह्यूमुलिन, इंसुलिन नाम ने आपने ये नाम सुना होगा। देखिए, आज से यदि अपन कुछ साल पीछे की साइड में जाए, तो इससे पीछे अपन जाए तो जो आपने देखा होगा कि पहले जो डायबिटीज के जो मरीज थे, वो मरीज क्या थे, काफी ज्यादा कम थे। तो इंसुलिन की मात्रा भी क्या थी, कम चाहिए होती, मतलब इंसुलिन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट थे, दवाइयां थी, वो भी कम चाहिए होती थी, क्योंकि इंसुलिन ही क्या करता है, जो आपके शुगर का जो लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ये सारी की सारी चीज अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम बायोलॉजी जियोलॉजी पढ़ी थी, उसमें अपन ने देख लिया था। मेन पॉइंट ये होता है कि अब अपन प्रेजेंट टाइम में आए, आज के टाइम में, तो हर दो घर छोड़ के, एक घर छोड़ के, या परिवार के अंदर ही एक लोग, दो लोग को छोड़ के डायबिटीज का मरीज तो आपको हर कहीं देखने को मिल जाएगा। अब सीधी सी बात है, डायबिटीज का मरीज भी काफी ज्यादा है, इंसुलिन की मात्रा भी चाहिए। अब इंसुलिन इतना ज्यादा एक बार में तो हो नहीं सकता। एक्चुअल में जो इंसुलिन है वो कहां से बनाया जाता था पहले, कि जो आपके जुगाली करने वाले, मतलब जो मुंह चलाते रहते हैं ना, आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, ये जो जुगाली करने वाले जीव होते हैं, इनसे क्या किया जाता है, इंसुलिन को बाहर निकाला जाता है। अब सोचिए, अब प्रेजेंट टाइम में कितने सारे लोग हैं डायबिटीज से रिलेटेड। अब यदि उन जानवरों से ही इंसुलिन निकालने लगे तो बेचारे जानवर क्या हो जाएंगे, खुद डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। इसी से इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही वैज्ञानिकों ने क्या बना लिया, लेब के अंदर ही इंसुलिन के जैसी की जैसी चीज बना ली, जिसका नाम क्या दे दिया, ह्यूमुलिन दे दिया। अब आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि ह्यूमुलिन एक्चुअल के अंदर क्या होता है। चलिए इसको बात करते हैं। पहले जो इंसुलिन था वो किससे निकाला करते थे, जानवरों से निकाला करते थे। लेकिन अब जो आपका ह्यूमुलिन है या जो आपका इंसुलिन है, ये किससे बनाया जाता है, ई कोलाई से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि ह्यूमुलिन किससे बनाया गया है, जो आपका ई कोलाई है, इस ई कोलाई से बनाया गया था। अब कैसे बनाया गया, तो इसमें क्या करते हैं, जो ए एंड बी जो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, इन बॉन्ड को क्या कर दिया जाता है, ये बॉन्ड जब जुड़ जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तब क्या बन जाती है, आपकी इंसुलिन बन जाती है। अब ये जो ह्यूमुलिन है, इस ह्यूमुलिन को सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बनाया था या कहां बनाया था, तो याद रखना, इसको यूएस की एक कंपनी थी, इली लिली। इस इली लिली कंपनी ने 1983 में पहली बार ह्यूमुलिन का निर्माण किया था। बस ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में जो ह्यूमुलिन है, इस ह्यूमुलिन को किससे बनाया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया से बनाया जाता है। अब जो आपकी जीन थेरेपी क्या होती है, जीन थेरेपी अभी अपन पढ़ के आए हैं कि कोई भी खराब जीन होता है, उस खराब जीन को सही जीन के अंदर बदलना ही क्या कहलाता है, जीन थेरेपी कहलाता है। जबकि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है, कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वो होता है, मतलब इसमें बीमारी का पता क्या है, जल्दी से जल्दी लगा लिया जाए। इसमें एक तो आ जाता है एलिसा टेस्ट, एक आ जाता है आपका पीसीआर। इन दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। सारे के सारे आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा। तो चलिए, ये सारा का सारा आपका क्या हो जाती है, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट
हो जाती है। तो ये जो अपनी प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है, इसको विजिट है वो आप सबके सब जरूर कर लीजिएगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइएगा। यहां पर जो भी चीज अपन पढ़ते हैं, नोट्स हो गए, हर चीज होगी, वो चीज आपको इस एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ में ये अपनी क्या है, और भी सोशल मीडिया से, इनको भी आप फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।